दोस्तों, एनसीईआरटी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो 6th क्लास की एनसीईआरटी के 10th चैप्टर पर होगी, जिसका नाम क्या है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसको शुरू करने से पहले हम हमारे पिछले अध्याय का रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पिछला अध्याय था खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें से हमने क्वेश्चंस को निकाल लिया है जो इम्पोर्टेंट थे, तो उन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न, लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उणुवार और भूमिहीन मजदूर दास को कैडिशियर या अधिमई कहा जाता था। यानी कौन कौन से 3 तरह के लोग थे? वेलल्ला, दूसरे थे उणुवार तथा कैडिशियर और अधिमई। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद कैसा था? यह आनुवंशिक पद था। कर वसूलता था ग्राम भोजक, न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे, जिन्हें क्या कहते हैं हम? गृहपति। अगला क्वेश्चन, तमिल की प्राचीन रचनाएं यानी जो संगम साहित्य कही जाती हैं, लगभग 2300 वर्ष पहले मदुरई में संकलित की गई थी। और हमने यह भी पढ़ा था कि इन्हें संगम साहित्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि मदुरई में कवियों का संगम हुआ था, यानी सम्मेलन हुआ था, जिसमें इस साहित्य को रचा गया, इसलिए इसे संगम साहित्य कहा गया। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं, जो सोने या चांदी के होते थे। यानी आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? सोने या चांदी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। यहाँ बौद्ध व जैन मंदिर भी हैं और कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी मथुरा है। 8th क्वेश्चन देखिए, उत्तर में वाराणसी तथा दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। नेक्स्ट, शिल्पकार तथा व्यापारियों द्वारा अपने अपने संघ बनाए गए, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। अब श्रेणी को बिल्कुल याद रखिएगा, श्रेणी किसे कहते हैं? शिल्पकार और व्यापारियों द्वारा बनाए गए संघ क्या कहलाते थे? श्रेणी। और श्रेणियां बैंक के रूप में भी कार्य करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरिकामेडु। अरिकामेडु कहाँ स्थित है? ये पुदुचेरी में पतन है। यहाँ से गोदाम के साक्ष्य तथा एरेंटाइन पात्र मिले हैं। एरेंटाइन पात्र क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि इटली के एक शहर के नाम पर इनका नामकरण किया गया है, इसलिए इन्हें एरेंटाइन पात्र कहा जाता है। जो कहाँ से मिले हैं हमें? अरिकामेडु से। हमने पिछले चैप्टर का रिवीजन कर लिया है, अब आज का चैप्टर शुरू करते हैं। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरस्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे? ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगह पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा कि रोमन साम्राज्य के लोग काली मिर्च को किस नाम से बुलाते थे? काले सोने के नाम से। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। यहाँ व्यापार से जुड़ी एक कविता दी गई है, जो हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। आगे देखते हैं, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। अर्थात वे मानसूनी हवा का जिस तरफ रुख होता था, उसी के अनुसार अपनी यात्रा करते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। आगे देखते हैं, समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। यानी कौन सा मैदान सबसे उपजाऊ है? कावेरी का मैदान।
मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। मूवेंदार शब्द यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका अर्थ देखिए, यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये कौन कौन थे? चोल, चेर और पांड्य। अर्थात मूवेंदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चोल, चेर, पांड्य के शासकों के लिए, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता के केंद्र थे, अर्थात चोल, चेर, पांड्य जो शासन था, इनके अपने अपने दो सत्ता के केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में था और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक था चोलों का पत्तन पुहार, यानी सबसे इम्पोर्टेंट इन 6 में से 2 को माना गया। एक तो था पुहार, यानी जिसे कावेरी पट्टनम भी कहते हैं, और दूसरा पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, यानी इस समय तक नियमित कर नहीं लिया जा रहा था इनके द्वारा। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर चलते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। अर्थात कवि इन मुखियाओं की प्रशंसा में लिखते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। यानी चोल, चेर, पांड्यों के बाद कौन से वंश का प्रभाव दिखता है हमें? सातवाहन वंश का। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा बताइए आप कौन सा था? वो था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी शासक यानी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। तो दक्षिणापथ किस वंश के शासक अपने लिए प्रयोग करते थे? सातवाहन वंश के शासक अपने लिए दक्षिणापथ शब्द का प्रयोग करते थे। अब देखते हैं रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़ों से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है, फिर उनसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी रेशम मार्ग किसे कहा गया? जिस मार्ग से ये लोग जाते थे उसी को रेशम मार्ग कहा गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, इसलिए चीन का रेशम बहुत ही महंगा होता था। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। यानी सारे शासक सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा भी देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर भी यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमान साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण ही थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे।
यानी भारतीय उपमहाद्वीप में सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने ही जारी किए थे। बौद्ध धर्म का प्रसार देखते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अशोक घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। यानी अशोक घोष किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के। अशोक घोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा, कौन सी धारा थी? महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। यानी अब देखते हैं महायान की विशेषताएं। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी, यानी बुद्ध को देवता के रूप में मान लिया गया, यानी अब उनकी पूजा होने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी थी। दूसरा परिवर्तन बौद्धिस्तों में आस्था को लेकर आया। बौद्धिस्त उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्धिस्तों की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई थी। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई हैं। यहाँ आप सांची के स्तूप के एक मूर्ति चित्र को देख सकते हैं जिसमें बुद्ध के संकेत के रूप में एक वृक्ष को दिखाया गया है और उसके नीचे खाली आसन को दिखाया गया है। आगे देखते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए खोदी गई गुफाओं में से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों और कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिम घाट के दर्रों के पास बनाई गई हैं। यानी हमें सबसे ज्यादा गुफाएं कहाँ नजर आती हैं? पश्चिम घाट के दर्रों के पास। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी भी इन्हीं गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। अब ये बुद्ध की प्रतिमाएं देखते हैं। जो बाएं में है वो मथुरा में बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा और तक्षशिला में बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा दाएं तरफ यानी ये हमें दिख रही है। आप इनमें स्पष्टतः अंतर पहचान सकते हैं और इनकी विभिन्नताओं को भी देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में यानी श्रीलंका, म्यांमार, दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हुआ था। आप याद रखिएगा थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आगे देखते हैं। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। यहाँ देखते हैं कारले की गुफा जो कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। तीर्थ यात्री कहते किसे हैं? वे स्त्री पुरुष तीर्थ यात्री होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, वही तीर्थ यात्री कहलाते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फासियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वेंग त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। तो आप इनका कालक्रम याद रखिएगा। सबसे पहले कौन आया? फासियन, उसके बाद स्वेंग त्सांग और उसके बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। यहाँ फासियन चीन वापस कैसे लौटा उसका ब्यौरा दिया गया है, जिसे हम छोड़ देंगे क्योंकि यह हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और आगे बढ़ेंगे। स्वेंग त्सांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अब देखते हैं नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र।
स्वेंग त्सांग और अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र यानी नालंदा, जो कहाँ स्थित है, बिहार में, अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह मुख्य पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? जब हम अपने देवी देवता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उसी को भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह के रूप में, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हमें दिखाई दे सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। वराह के रूप में विष्णु। एरन मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। ये देखिए आप, विष्णु के वराह रूप की मूर्ति यहाँ देख सकते हैं, जो कहाँ से मिली है? एरन से। भक्ति। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति क्या है? भगवान और भक्त के बीच एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। यहाँ एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता दी गई है। आप वीडियो को रोककर इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम आगे देखते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था और इन्हीं स्थानों को मंदिर कहते थे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। आगे देखिए। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से ही निकला है। यह शब्द अरबों तथा यूनानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अब कुछ अन्य जानकारी दी गई है, उसे देखते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं और यहाँ उसका एक अंश दिया गया है, आप उसे यहाँ पढ़ सकते हैं। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। तो आप यह याद रखिएगा, सीरियाई ईसाई किन्हें कहा जाता है? केरल के ईसाइयों को। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं, हम इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। रेशम बनाने की खोज लगभग 7000 साल पहले। चोल चेर पांडे शासन 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले हुए।
फाशियन का आगमन कब हुआ? 1600 वर्ष पहले। और स्वेन त्सांग की भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना 1400 साल पहले हुई। इस तरह हमने हमारे 10th चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं।